Hi friends, good morning everyone, all my dear students. And today I am going to discuss new topic, Sweetest Love I Do Not Go. The title of this poem is very important. So first we should understand the title of the poem. The poet has used sweetest love. The poet used this phrase, sweetest love, for his beloved. The poet addresses her, his beloved, sweetest love. And I do not go, that means I am not going. The offered song, Sweetest Love I Do Not Go, is one of the greatest poems of John Donne, who is regarded as the unbeatable and great romantic poets as well as religious poet. My dear students, यह कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉन डन इस शीर्षक में स्वीटेस्ट लव जिसका प्रयोग वो अपनी प्रेमिका के लिए करते हैं। एंड वह जॉन डन एक धार्मिक कवि के साथ साथ एक रोमांटिक कवि भी हैं। He contributed a lot to the English literature to be interested in towering popularity in the field of literature. My dear students, John Donne contributed a lot for the English literature, for its towering personality in the English literature. John Donne ने अंग्रेजी साहित्य को पूरे विश्व में ख्याति देने के लिए बहुत योगदान दिए हैं, महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने। साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रचनाएं दी जिससे अंग्रेजी साहित्य का विकास हुआ और पूरे विश्व में उसका प्रभाव में और विकास हुई, वृद्धि आई। He composed many songs related to romances and spiritualities. जॉन डन ने रोमांस रिलेटेड, लव सॉन्ग्स रिलेटेड और धर्म से संबंधित कई प्रकार की कविताओं को उन्होंने रचना की, such as The Sun Rising, Go and Catch a Falling Star and Death Be Not Proud in the form of sonnets. जॉन डन ने बहुत सारी महत्वपूर्ण कविताएं लिखी जिसमें 3 महत्वपूर्ण कविताओं की चर्चा इस शम्य में किया गया है, जिसमें द सन राइजिंग जो कि लव सॉन्ग के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार जो एक सिनिकल का पोएम के रूप में, एक सन की कविता के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुआ और डेथ बी नॉट प्राउड जो एक धर्म गीत, धर्म कविता के रूप में, बहुत ही धार्मिक कविता के रूप में कविता बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। In the present love song, the poet addressing his beloved as sweetest love hints that he wants to leave her, but not because he is worried of her. My dear friends, students, this poem has a deep feeling of love. Actually, the poet and his beloved love each other much. They can't be separate. They can't be separate even a single moment. कवि और उनकी प्रेमिका एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि एक क्षण भी एक दूसरे से अलग रहना नहीं चाहते हैं। इस प्रस्तुत कविता में कवि अपने प्रेमिका को स्वीटेस्ट लव के नाम से पुकारते हुए प्रतीत होते हैं और इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह कुछ दिनों के लिए उससे दूर जाना चाहते हैं,
अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य यह नहीं होता है कि कवि अपनी प्रेमिका से उबे हुए हैं। In fact, the poet wants to leave his beloved for some time, but the purpose of departure, the purpose of leaving his beloved is only to practice over divine love. उनका दूर जाने का उद्देश्य दैवीय प्रेम को विकसित करना, हृदय में स्थापित करना है। लेकिन कवि की प्रेमिका जब इस बात को सुनती है कि कवि दूर जाना चाहते हैं, तो उसकी प्रेमिका को, कवि के प्रेमिका को यह संशय होता है कि कवि कहीं वो हमसे उब तो नहीं गए, इसलिए किसी दूसरे प्रेमिका के तलाश में जाना चाहते हैं और हमें धोखा देना चाहते हैं। कवि के समक्ष कवि की प्रेमिका इस अपनी विचारधारा को प्रकट करती है, लेकिन कवि कहते हैं कि नहीं प्रिय, मैं दूर जाना तो चाहता हूं, लेकिन उद्देश्य यह नहीं है कि मैं तुमसे उब चुका हूं। Neither is in the hope of finding a more suitable love. कवि की प्रेमिका द्वारा ऐसा कहती है कि हो सकता है तुम्हें मुझसे बेहतर प्रेमिका की तलाश हो, लेकिन कवि कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे उब कर तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं और न ही मुझे तुमसे बेहतर प्रेमिका की तलाश है। For the world cannot provide a fitter beloved for him. क्योंकि तुमसे बेहतर प्रेमिका, कवि कहते हैं, क्योंकि तुमसे बेहतर प्रेमिका मुझे इस दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता। His desire to leave her is inspired by the thought that he must die one day. कवि उस रहस्य को अपनी प्रेमिका के समक्ष बताना नहीं चाहते। उस अमुक कारण को अपनी प्रेमिका को वह बताना नहीं चाहते थे कि किस उद्देश्य से वह प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं। लेकिन कवि के अंदर, कवि अपनी प्रेमिका के प्रेम के वशीभूत होकर के वह उस रहस्य को बताते हैं, उन्हें बताना पड़ता है। कवि कहते हैं कि प्रिय, बात ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब कर या तुमसे बेहतर प्रेमिका की तलाश में जा रहा हूं। सत्य तो यह है कि मैं मृत्यु के विचार से प्रेरित हुआ हूं। मुझे एहसास हुआ कि मृत्यु हम सबको अवश्य एक दिन आनी है। हम सबको इस दुनिया को अवश्य छोड़ करके जाना है, एक दूसरे को छोड़ करके जाना है। उस अवस्था में यदि दूरी बनेगी तो दोनों के लिए यह दूरी हानिकारक होगी, असहाय होगी, असहनशीलता उसमें होगा, जिससे कि हमारा प्रेम खतरे में पड़ सकता है। इसलिए जो प्रेम, दैट्स अ फिजिकल अट्रैक्शन, ये जो फिजिकल अट्रैक्शन वाला प्रेम है वह हमें नहीं चाहिए। उस पर आगे बढ़ के हमें दैवीय प्रेम चाहिए, एक ऐसा प्रेम जो दोनों को एक दूसरे के देखे बिना भी उसके हृदय में हो। Realizing that separation between them is just like the monstrous days. कवि कहते हैं कि प्रेमिका, हे प्रिय, हमारे तुम्हारे बीच की दूरी एक मॉन्स्ट्रस डेथ है, एक भयानक मौत है, एक मृत्यु है। लेकिन फिर भी यदि हम यह मृत्यु के डर से अभी यह कदम नहीं उठाते हैं, तो यह हमारे लिए आने वाले कल में हमारे प्रेम के लिए एक घातक, एक खौफनाक स्थिति होगा, खौफनाक मृत्यु के जैसा होगा। The poet says, leaves the world every day only to return again the next morning. The poet is trying to make his beloved convince for the separation. कभी बार बार अपनी प्रेमिका को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह इस अभ्यास के लिए मान जाए, वह हमें जाने की अनुमति दे दे। लेकिन कवि की प्रेमिका वह नहीं चाहती कि वह दूर जाए,
और इसलिए वह प्रयास कर रही है, ऐसे ऐसे वचन को बोल रही है जिससे कि वो ही रुकने पर बाध्य करता है। लेकिन कवि भी आज मजबूत इरादा से हैं, इसलिए वह भी प्रयास कर रहे हैं। कवि अपनी प्रेमिका को उदाहरण दे रहे हैं और उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के उदाहरण के माध्यम से। इसी संदर्भ में कवि ने कहा, द सन leaves the world every day only to return again the next morning. प्रिय, सूर्य प्रतिदिन इस पूरे विश्व को छोड़कर जाता है। इस उद्देश्य से नहीं जाता कि वह पुनः नहीं आने वाला है, बल्कि वह इस उद्देश्य से जाता है कि उसे अगले सुबह पुनः इस विश्व में आना है और पूरे विश्व को प्रकाशमय करना है। And his motive on returning thus does not exist. He has no sense, neither is his journey to the earth so short. कवि कहते हैं कि प्रिय, सूर्य प्रतिदिन इस पूरे विश्व को छोड़ करके जाता है और पुनः अगले सुबह आता है, जबकि सूर्य को आने की ना कोई अपना स्वार्थ है, ना कोई उसकी अपनी इच्छा होती है और ना ही उसका कोई उद्देश्य है। और ना ही neither is his journey to the earth so short, और ना ही उसके पृथ्वी की यात्रा बहुत छोटी है। Thus then the poet's beloved need not fear, the poet will not return. और इसलिए कवि कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे जाने का भी उद्देश्य है और मेरे आने का भी उद्देश्य है, इच्छा है। क्योंकि सत्य तो यह है कि मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन मृत्यु ने मृत्यु के भय से मुझसे प्रेरित हुआ हूं, इसलिए मुझे जाना अवश्य होगा। And for he travel faster than the sun, spurred on constantly by the thought of his beloved. और कवि कहते हैं कि मेरी यात्रा सूर्य की यात्रा से तीव्र होगी, मैं जल्द ही जाऊंगा और पुनः जल्दी वापस आऊंगा। क्योंकि जाने का उद्देश्य तो है, लेकिन जाने के उद्देश्य से ज्यादा मुझे पुनः वापस लौटने की इच्छा जो कि मजबूत है। Thus we can reach at the safest point of conclusion that the song composed by John Donne is an illustrative poem of romantic element. और इस प्रकार से हम लोग सुरक्षित रूप से एक सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह प्रस्तुत कविता जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, रचा गया है, वह एक रोमांटिक एलिमेंट, एक विचारात्मक कविता का एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण है। The poem shows the deep love of the poet to his beloved very effectively. और इस कविता के माध्यम से कवि अपने प्रेमिका के प्रति गहरे प्रेम को व्यक्त करते हैं। Donne composed this song in personal style by using the fossils or words such as go, thou, art, self, half, etc. और जॉन डन ने इस कविता को अपनी निजी स्टाइल में, अपने निजी तरीके से लिखा है, जो कि अन्य कविताओं से डिफरेंट है, अन्य कवियों का स्टाइल से डिफरेंट है। एंड इसमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं जिसमें जो कि फॉसिल्स शब्द कहलाते हैं। फॉसिल्स मीन्स ओल्ड वर्ड्स, इसमें गो, दाउ, आर्ट, सेल्फ, हाफ और भी कई सारे शब्द का प्रयोग इस कविता के टेक्स्ट में किया गया है। आप टेक्स्ट को पढ़ें और उस कविता के लाइन्स को अध्ययन करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। नो डाउट Donne has reached himself to the highest platform of the English literature by his poetic art and language skill। और बेशक जॉन डन ने अपने आप को अपने साहित्यिक शैली के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य में एक
बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बनाए हैं और उन्होंने अपने आप को एक साहित्यकार, महान साहित्यकार सिद्ध किया है। He won also the hearts of his readers, और जॉन डन अपने पाठकों के हृदय को भी जीतते हैं। इसलिए इस कविता को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप पढ़ें, टेक्स्ट के लाइंस को पढ़ें, क्योंकि परीक्षा में एक्सप्लेनेशंस के लिए टेक्स्ट के लाइंस आपके माइंड में होना चाहिए। और मैं YouTube वीडियो क्लास के माध्यम से आपको लाइंस के एक्सप्लेनेशंस को भी करूंगा। पहले मैं सारे पेपर्स के समरीज को फिनिश करता हूं, उसके बाद हर कविता के लाइंस बाय लाइंस में एक्सप्लेन करूंगा। और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, बातों को सुने और टेक्स्ट और समरी का जो इमेज है उसको व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा। यदि किसी भी तरह की समस्या या कोई भी दिक्कत इस कविता से संबंधित हो, इस समरी से संबंधित हो, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन करें। और इसी के साथ आज का लिटरेचर क्लास समाप्त होता है और हम लोग पुनः we will meet next class